शोरा में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर अपने मौजूद मेहमानों का इंतहाई एक अच्छे पैनल से आपका तारुफ करवाते हैं। मगर पहले कुछ खबरें रन डाउन। अतर काजमी साहब हमारे साथ हैं, मदर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ खबरें रन डाउन यूँ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस भी शामिल होंगे और अब रिमांड का जो टाइम है वो 14 दिन से 40 दिन कर दिया गया है। इस बात पर हम राय लेंगे दोस्तों की। नवाज शरीफ को पार्टी की क़यादत दोबारा संभालनी पड़ गई। ये इलेक्शन क्या बहुत शफाफ था? किस तरह मुख्तलिफ था ये इलेक्शन उन तमाम इलेक्शन से जो कालादम करार दिए गए और जिसकी बुनियाद पर इतना हला बलू, इतना शोर हुआ जो PTI के जो इलेक्शन थे? इस पर बात करेंगे। नून लीगी रहनुमा नैब के कानून से खुश नहीं है और नून लीगी रहनुमा खुद अपनी हुकूमत से भी खुश नहीं है और हुकूमत भी किए चले जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। 30,000 प्राइमरी स्कूल्स की क्या निजकारी हो रही है, NGOs के हवाले किया जा रहा है। टीचर्स का क्या बनेगा, उन प्रॉपर्टीज़ का क्या बनेगा? हमारे साथ वज़ीर तालीम होंगे, उनसे भी बात करेंगे। मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब अतर साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बड़ी तनोमंद आवाज़ हमारे मुल्क में तज्ज़िये के हवाले से भी। और वो जनाब काज़मी साहब, थैंक यू वेरी मच। हुजूर, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अब रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे, तो इसको आप क्या एक पॉजिटिव साइन समझते हैं या फिर ये इस तरह से समझा जाएगा कि शायद किसी को फेवर की जा रही है या ली जा रही है? 100 बातें तो होती हैं हमारे यहाँ, हर चीज़ का तनाज़ा तो बनता है। तो हाउ डू यू लुक एट दिस डिसीजन जनाब अतर काज़मी साहब? देखिए सर, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनेंस किन हालात में आया। पिछले हफ्ते तक यहाँ पे सेनेट का इजलास भी चल रहा था, कौमी असेंबली का इजलास भी उससे पहले होता रहा, उसको ख़त्म किया गया दोनों इजलासों को, और उसके बाद फिर ये ऑर्डिनेंस जारी किए गए। 2 ऑर्डिनेंस जारी किए गए, बुनियादी तौर पर एक नैब के हवाले से भी और दूसरा ये रिटायर्ड जज साहिबान की जो तैनाती हो सकती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। अब लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ही मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के नाम भेजे हुए हैं इलेक्शन कमीशन को, तकरीबन 1 महीना हो चुका है। वो उनके नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे? अगर उनके पास वो बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, बहुत सारी अपीलें आई हुई हैं, तो उनको सुनना चाहिए। तो यहाँ पे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये तासुर मिलता है। हो सकता है ये तासुर गलत हो, लेकिन जिस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया गया है, लगता है इस तरह है कि एग्जीक्यूटिव या हुकूमत अपनी मर्जी के जज साहिबान चाहती है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था। अब अगर जज साहिबान को अगर उनके नाम एग्जीक्यूटिव की तरफ से आते हैं और उनकी तैनाती वहाँ से होती है, तो यकीनन इससे एक कंट्रोवर्सी जनरेट होगी। और आपको पता है कि ये जो सारा मामला है, इसमें असल गेम जो है वो पंजाब के अंदर है, जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा की अपनी सीट के हवाले से भी इस वक्त नोटिस इशू हो चुके हैं PP 159 के हवाले से, और मियां साहब की सीट जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मेरे ख्याल में ये जिस तरीके से और जिस हालात में ये कानून साजी या ऑर्डिनेंस सामने लाया गया है, यकीनन इसके ऊपर बहुत सारे फिर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। जनाब मदर अब्बास साहब, हुजूर ये फरमाइए कि ये इन ट्रिब्यूनल्स के सामने जो ज़्यादातर केसेस हैं वो तो PTI के होंगे, और एग्जेक्टिव अगर लगा रही है उनको, तो उस पर पहले ही कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो इलेक्शन कमीशन से जो है वो मुतमईन हो। इवन जावेद लतीफ़ साहब जो कह चुके हैं और दीगर लोग, उसको मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के इक़दामात से क्या मज़ीद शकूक व शुबहात पैदा नहीं होंगे, या माशाल्लाह इतने पैदा हो चुके हैं कि अब उनमें मज़ीद इजाफा नहीं हो सकता उन शकूक शुबहात में? मदर अब्बास साहब। जी शुक्रिया सईद काजी साहब। देखिए, मसला सारा नीयतों का है हमारा। ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, 2013 में भी मुझे याद है कि जब फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, तो उस वक्त उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब से दरख्वास्त की थी कि जी जो सर्विंग जजेस हों उन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया जाए। और उसकी स्पिरिट क्या थी? उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि उसकी स्पिरिट ये थी कि जो सर्विंग जजेस होते हैं वो प्रोसीडिंग्स को तेज़ी से चलाने की सलाहियत रखते हैं और चलाना चाहिए। और जाहिर है जो इलेक्शन रूल्स हैं उसके तहत भी इलेक्शन पिटीशंस को 4 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होता है। रिटायर्ड जजेस का या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का या जो भी रिटायर्ड अफसरान होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ जजेस को, कॉम्प्रोमाइज़ ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक महदूद पीरियड होता है और उस पीरियड के अंदर जो है उनसे काम करवाना होता है। मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे ये चीज़ गलत है कि रिटायर्ड जो है जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाया जाए।
बेहतर ये है कि सर्विंग जजेस, हाँ ये ज़रूर प्रॉब्लम है सर्विंग जजेस की कि वैसे ही जजेस की तादाद हमारे यहाँ कम है, तो आप सर्विंग जजेस को 4 महीने के लिए अगर इस साइड पे लगा देंगे तो एक मसला ज़रूर है। लेकिन फिर भी सर्विंग जजेस जो है उन पर एतराज़ कम आता है बनिस्बत रिटायर्ड जजेस का। और मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा भी सबसे अहम बात यह है कि जो ट्राइब्यूनल्स की प्रोसीडिंग्स हैं या ट्राइब्यूनल का टाइम फ्रेम है वो जो है फॉलो नहीं किया जाता कि 4 महीने में उन्होंने फैसला देना होता है और सालों लग जाते हैं। बाद अखात तो एक इलेक्शन से दूसरा इलेक्शन आ जाता है और उस पर अमल नहीं होता, फिर ट्राइब्यूनल के खिलाफ अपील चली जाती है। तो मेरा ख्याल है इस प्रोसीजर को बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर जाहिर है रिटायर्ड जो है वो जजेस जो है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का हिस्सा होंगे और कोई 150 के करीब पिटीशन जो हैं वो पीटीआई की हैं, बाकी जमातों की भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पीटीआई की वो हैं। तो अब इन ऑल फेयरनेस ये बहुत ज़रूरी है कि सर्विंग जजेस अगर ट्राइब्यूनल्स के चेयरमैन हों और वक्त पर जो है ट्राइब्यूनल अपनी प्रोसीडिंग कंप्लीट करें, आप चाहे डे टू डे में कर सकते हैं इसमें, और डे टू डे नहीं भी करें तो विद इन द पीरियड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये असल में स्पिरिट होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से होती नहीं है और फिर इस पे सवालात उठते हैं जिस तरह के उठ गए हैं सवालात। अच्छा अतर काज़मी साहब, एक और हवाले से बहुत से लोग बातें कर चुके हैं, मेरे शो पे बहुत बड़े बड़े लोग जनाब एतजाज़ अहसन साहब कह चुके हैं कि जिन्हें अपनी नौकरी की मुद्दत मुलाजमत के बाद किसी को गवर्नर लगा दिया जाता है, किसी को सेनेटर लगा दिया जाता है, तो एक तरफ भले वो बहुत ही दयानतदार आखिरी दयानतदारी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, मगर शक पड़ता है कि भाई लोग कहते हैं, जो मुखालफीन कहते हैं कि जनाब अपनी दौरान मुद्दत जो है मुलाजमत कोई खिदमत फरमाई थी इन्होंने कि हमें और 24 करोड़ लोगों में कोई बंदा नहीं मिला जिसे हम गवर्नर लगाएं या उसको वो लगाएं। ये पहले ही ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ मौजूद है। एक बात ये, और साथ ये इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा 14 दिन से 40 दिन तक नैब का रिमांड ले जाने की हिकमत क्या है जनाब अतर काज़मी साहब? देखिए ऑब्वियसली माजी में हमने देखा कि राना शमीम साहब जो जज साहब थे, उनकी एक मुबैना एफिडेविट उनका सामने आया और उन्होंने कहा कि कोई ऑडियो है, और साकिब निसार साहब ने मुझे कहा था कि नवाज शरीफ साहब को जेल में भेजना है। बाद में उन्होंने वो अपने एफिडेविट से वो मुकर गए, तो पता चला कि रिटायरमेंट के बाद उनको गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज लगाया गया था। और वो बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो जन्म लेती रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे तो एक बड़े ऐसे भी जज साहब थे जिनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो ऑलमोस्ट एम्बुलेंस में डाल के उनको गवर्नर हाउस पहुँचाया गया और उनको गवर्नर बनाया गया। तो ये तासुर ज़रूर मिलता है कि कुछ लोगों को लुक आफ्टर किया जाता है जब उनके फैसलों के ऊपर आप नज़र दौड़ा लें। 90s में आप बहुत सारे बेंच देख लें, लोन कमीशन एक था, आप हो जाएं, मजहर साहब हो जाएं, ये मेरे सीनियर हैं, ये ज़्यादा इन मामलात को आप लोगों को पता होगा कि लोन कमीशन था, उसमें कौन से जज साहब थे, वो बाद में क्या बने। इसी तरह बहुत सारे और जो बेंचेस में जज साहिबान थे वो बाद में कहाँ अकोमोडेट हुए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, इस तरह की बातें होती रहती हैं। जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, देखिए इसी कौमी असम्बली के अंदर यही क़यादत नून लीग की और पीपल्स पार्टी की बार बार ये कहती रही कि नैब का कानून काला कानून है, इसको तो ख़त्म करना है, और इन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा। फिर इस वक्त मोअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नैब कानून में तरमीम वाला जो केस है वो भी चल रहा है, जिसमें इमरान खान साहब ने खुद भी पेश होना है। वो आ भी चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए, एक पेशी पे वो मौजूद थे वहाँ पे, अब दोबारा भी उन्होंने वहाँ पे आना है। और उसी केस में मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि अगर असेंबली मौजूद है, सेनेट मौजूद है, तो फिर ऑर्डिनेंस के जरिए निज़ाम क्यों चलाया जाता है, फिर बंद कर दें आप सब कुछ। तो आज ऐसी क्या जरूरत महसूस हो गई कि जब वो मामला भी अदालत के सामने है, उसके बावजूद इनको 14 से 40 दिन बढ़ाना पड़ा। क्या इनको कोई खदशा है कि जिस किस्म के हमारे ताल्लुकात हैं इस वक्त अदलिया से, तो वहां से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाएगा? तो उसको काउंटर करने के लिए जनाब ये आपने 40 दिन कर दिया ताकि नैब के किसी केस के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और 40 दिन तक रख दिया जाए। तो मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर अदालत की जानिब से भी रिस्पांस आना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ अदालत ने खुद कमेंट्स दिए थे कि कैसे ऐसे ऑर्डिनेंस दिए जा सकते हैं, और एक ऐसा मामला जो अदालत के सामने है उसके ऊपर एक इस तरह का ऑर्डिनेंस आ जाना उसी कानून के हवाले से, मुझे पूरा यकीन है कि अगली हेयरिंग के ऊपर मोअज़्ज़ज़ अदालत भी इस इशू को रेज करेगी। अच्छा मदर अब्बास साहब, ये जिस तरह इन्होंने फरमाया, आप देख रहे हैं
ये मैं एक दूसरे इशू की तरफ आता हूँ। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और लगता है अपोजिशन भी उन्हीं की है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके साथ जो उनका अपने उनके क्लोज़ जो किचन कैबिनेट है उसके जो बयानात हैं, तो क्या ये बयानियाँ बिकेगा कि एक तरफ तो यू आर क्या कहते हैं रनिंग विद दी हाउंड एंड हंटिंग विद दी हाउंड एंड रनिंग विद दी हेयर वाली बात है, तो क्या ये कहानी मान ली जाएगी? ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल लेना, कभी ये एहसास करना कि हम डिस्टेंस कर रहे हैं हुकूमत से और हुकूमत में भी रहना, तो ये बच्चों का खेल है या 240 मिलियन लोग या बच्चे हैं जिनसे ऐसे खेला जा सकता है? देखिए काजी साहब, असल चीज़ ये कि जैसे अभी ये 14 से 40 दिन किया गया नैब का, अगर आपको याद हो कि पीटीआई की गवर्नमेंट में 90 रोज़ का कर दिया गया था, और जब 90 रोज़ का किया गया था तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो पीडीएम का हिस्सा थी, तो उन्होंने इस पर शदीद एहतजाज किया था और दुरुस्त एहतजाज किया था कि आप किसी भी मुलजिम को जो जिस पर अभी केस बना नहीं है, जिस पे यानी जिसको अभी आपने चार्ज फ्रेम नहीं किया, उसको 90 रोज़ के अंदर, और उसमें भी ये था कि उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता था। अब आपने 14 दिन से 40 दिन, क्या 14 दिन किसी मुलजिम के बारे में जिसके बारे में आपके पास ऑलरेडी बहुत से शवाहिद होते हैं? देखिए दुनिया भर में तो कानून ये होता है, दुनिया भर में अमेरिकन लॉ देख लें दूसरी कि वो सबसे पहले चार्ज फ्रेम करते हैं और उसके बाद उसको बेल आउट करते हैं, उसको कस्टडी में नहीं रखते उसको, और फिर केस चलता रहता है, उसका पासपोर्ट सीज हो जाता है, फ्री वो हो जाता है, ये सारी चीज़ें, मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन आप कस्टडी में जो है वो रखकर इतने दिन का, और उसमें ये होता है कि आप विदिन 24 आवर्स FIR कटे, 7 दिन से 14 दिन के अंदर आप चालान पेश करें और उसके बाद ट्रायल शुरू करें। ये तो जो है कवानीन लागू हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बनाई जा रही है, इसको नैब को, जिस नैब को वो खुद ही कहते थे कि इस नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, सारा इल्ज़ाम ही नैब के ऊपर होता था, आज उसी नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए 14 दिन से 40 दिन किया जा रहा है। कल भी गलत था जब 90 रोज़ किया गया, आज भी गलत है जब 40 रोज़ किया जा रहा है। नैब को या दूसरी एजेंसीज़ को, इदारों को, जब भी हम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, कभी भी एहतसाब का अमल शफाफ नहीं रहेगा। माजी में भी एक सवालात उठे थे, अब आज नवाज़ शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद बन गए हैं, 2017 में उनको हटा दिया गया था कोर्ट ऑर्डर से, उस पर भी गहरे सवालात हैं, बड़े सवालात हैं उसके ऊपर कि आपने ठीक है एक वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया, लेकिन अब आप उसको उसकी पार्टी की सदारत से भी हटा देंगे। वही सिचुएशन अब बनाई जा रही है। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है, हमारी यहाँ प्रॉब्लम ही यही बनती है कि हम जो चीज़ आज अपोजिशन में रह के गलत कहते हैं, कल जब हम हुकूमत में आते हैं वही इक़दाम करते हैं अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए। आज जिस तरह PTI इन सारे इक़दाम की मजम्मत कर रही है, कल जब वो हुकूमत में आएंगे आप यकीन करें कि वो यही सारे इक़दाम करेंगे। कल जब मुस्लिम लीग नून PTI की गवर्नमेंट के दौरान मजम्मत कर रही थी, हुकूमत में आए, आज वही चीज़ें कर रहे हैं। आप मीडिया की मिसाल सामने ले लें, मीडिया के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं, कल पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुखालफत करते थे आप, आज मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना लिया। कल डिफेमेशन लॉ की मुखालफत करते थे, आज खुद डिफेमेशन लॉ बना लिए। कल पैमरा के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात करते थे, आज पैमरा के इक़दाम खुद ही कर रहे हैं। कल तक नवाज़ शरीफ की तस्वीर जब TV पे नहीं आती थी तो उसकी मजम्मत करते थे, आज जब इमरान खान की वीडियो की इजाज़त नहीं है तो उसकी हिमायत करते हैं। ये तरीक़ाकार हमारी सियासी जमातों के गैर जमहूरी रवैयों का और आमराना तर्ज़ सियासत का जो है वो मुँह बोलता सबूत है। मदरबाद साहब मेरे साथ ही रहिए, जनाब काज़मी साहब मेरे साथ ही रहिए। ये बड़ी अजीब बात है कि जो गलत हमारे मफाद में है वो ठीक है, और इसीलिए ये कभी हम ये गन साफ़ नहीं कर पाते, और ये जो है ये एक ज़ाती लड़ाई बन के रह गई है यहाँ की सियासत। जब मैं वापस आऊँगा तो अपने दोनों मौजूद मेहमानों से ख़ास तौर पर पूछूंगा, एक नई खबर गर्दिश कर रही है, ख़ास तौर पर मदरबाद साहब के यानी ग्रुप के अखबार में ये खबर छपी, अली अमीन गंडापुर साहब क्या इस्टेब्लिशमेंट और बानी PTI के माबैन किसी ब्रिज का रोल अदा करने जा रहे हैं, या ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है और उसकी वजह ये है कि थोड़ा पैसिफाई रखना है KPK को, और दूसरे मामलात
जो है कि ये बिजली के मामले पे लोग बड़े मिलिटेंट हो रहे हैं, जो कश्मीर में हमने देखा, तो ये क्या गेम और क्या खेल हो रही है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, हम जल्द वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। अतर काज़मी साहब, ये तो है ना कि ऑकलीज हील है आपका जो KPK, और ज़ाहिर है वहाँ पे अपोजिशन की गवर्नमेंट भी है, और इसके साथ हमने देखा कि बिजली के मामलात हैं, मई का बिल आने वाला है। इससे पहले कश्मीर में जो हुआ बहुत कम रिपोर्ट किया गया, और वहाँ पे लोगों ने एक बड़ी वैलियंटली अपने राइट्स, अपने जमहूरी राइट्स, अपने माशी राइट्स के लिए जो जंग लड़ी वो सबके सामने है, एंड गवर्नमेंट हैड टू बो डाउन टू देम, और उन्होंने एक मिसाल भी कायम की। तो ये जो बीच में गुडी गुडी की कहानी है, मिलने जुलने की, इधर मिल रहे हैं वज़ीर बानी बराए बिजली से अपने वज़ीर दाखिला से, तो ये क्या कोई और तरह के खौफ हैं अतर काज़मी साहब? क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे तो नहीं लगता कि कोई किसी किस्म की रिकॉन्सिलिएशन का मौजूदा पावर सेटअप में खान साहब से कोई इम्कान हो। आप कैसे देखते हैं काज़मी साहब? देखें, एक तो जो आपने कश्मीर का जिक्र किया, वो चीज़ भी ओवरनाइट नहीं हुई काजी साहब। उस चीज़ ने भी हमें बार बार हमारे हुक्मरानों को मौका दिया कि उसको अच्छे तरीके से सुलझा लिया जाए। 1 साल से तकरीबन वो सारा मामला चल रहा था, वफाक में भी उस चीज़ का पता था, उनके वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पे आके सेनेट की कमेटी के सामने भी बात की, लेकिन वो मामला हल नहीं हुआ और चीज़ें किस नहज पे पहुँच गई। अब दूसरा जो KPK का मामला है, तहरीक इंसाफ का मामला है, यहाँ पे भी बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आती हैं, और आइन और कानून बार बार हमें मौके देता रहा कि हम मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर लें। एक तो 8 फरवरी को एक बड़ा अच्छा मौका था जो आइन ने हमें एक वे आउट दिया, इलेक्शंस हुए, अगर उस दिन मामला थोड़े बेहतर हो जाते, सही तरीके से इलेक्शंस के रिजल्ट्स वगैरह आ जाते और इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ना होता हर जानिब से, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, हर जमात इसके ऊपर अपने अपने कंसर्न्स लेके मीडिया पे भी बात कर रही है, यहाँ तक कि जो हुक्मरान जमात है, नून लीग के सीनियर लीडरान इल्ज़ामात लगाते रहे कि ये इलेक्शंस में सीटें खरीदी गई हैं। तो अगर वो मामला ना होता तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती थी। अब जहाँ तक KPK का ताल्लुक है, KPK एक पोजीशन वहाँ पे ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई सिंबल नहीं था, कोई जमात का उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने दिया गया था, बहुत सारी क़यादत हाइडिंग में थी। अली अमीन गंडापुर वो थे जिसके ऊपर सुरख लाइन लगा दी गई थी, जिसके पोस्टर चिपकाए गए थे कि जी शेम, वो जो वॉल ऑफ शेम के ऊपर कि जनाब ये वो गद्दार हैं। तो ये एक सियासी बयानिया था, लेकिन वो 2/3 अक्सरियत से वहां पे आ गए। जब आप इतनी बड़ी अक्सरियत से आ जाते हैं तो फिर एक आप ऐसा एलिफेंट हैं जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में वफाक को भी पता है, दीगर दोस्तों को भी पता है कि इनको एंगेज तो हमने करना है, लेकिन क्या कोई ऐसी एंगेजमेंट इस वक्त हो रही है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है या कोई उनके मामलात आगे चल सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में कोशिश यही होगी वफाक की कि अली अमीन साहब को एंगेज रखा जाए, मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठाया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, और इसी तरह तासुर ये दिया जाए कि निज़ाम ये आगे चल रहा है और निज़ाम ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अब जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिया है, जिसको मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ साहब का बयानिया, जो वो मुजीबुर रहमान की बात करते थे और दीगर बातें करते थे और क्वेश्चन करते थे, वो सारा बयानिया अब तहरीक इंसाफ के पास है आजकल, और वो जिस किस्म का बयानिया जिस नहज पे पहुंच गया है, तो मुझे ये लगता है कि बातचीत तो होनी पड़ेगी, एंगेजमेंट होनी पड़ेगी, और वफाकी हुकूमत को भी देखना पड़ेगा कि मामलात को किस तरह बेहतर करते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब अभी इस वक्त तक कोई ऐसा किरदार अदा नहीं कर रहे जहां पे हम ये कह सकते हो, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कि जहां पे उनके इस्टेब्लिशमेंट से भी आला सतह पे राब्ते हों या फिर वो कोई पैगाम लेके जा रहे हों। खान साहब को काम डाउन करने के लिए थोड़ी बहुत पैगामात तो जाते रहते हैं, लेकिन कोई हतमी मामलात इस वक्त नहीं है पाइपलाइन। अच्छा मदर अब्बास साहब, एक अमूमी सवाल, एक तो ये जिस तरह इन्होंने फरमाया, आप क्या कैसे देखते हैं? दूसरा एक स्टेल मेट है, चीज़ें रुकी हुई हैं, मईशत बिल्कुल एक ऐसे नहज पे है कि हम अगर बात करते हैं कुछ लोगों से जो मईशत को जानते हैं तो वो कानों को हाथ लगा रहे होते हैं, और एक जगह पे हम खड़े हैं, और फिर एक ख़ानदान की इंडिस्पेंसिबिलिटी इतनी है कि आई डोंट नो, हालांकि जिस तरीके से मिसमैनेज हुआ वतन अजीज़ ये आपके सामने है,
फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन, आप बिलीव करते हैं कि ये इस तरह सिलसिला चल सकता है? क्योंकि ये पोली क्राइसिस की कैफियत हो गई है, एक इकॉनमी का, मैशत का, बिजली जो है वो पता नहीं लोगों को कब धकेल के घरों से निकालती है। हाउ डू यू लुक एट कमिंग डेज, अजहर अब्बास साहब? देखिए काजी साहब, चूँकि हमने इतना ज़्यादा अपना नुकसान कर लिया है पिछली कई दहाइयों से कि हम जो भी करते हैं वो एडोकिज़म की बुनियाद पे करते हैं। आप एक ज़माने में बाकायदा 5 साला मनसूबा आया करता था, हर वजारत की पूरी एक पॉलिसी आया करती थी, यानी जब हुकूमत बनती थी तो पूरी पॉलिसी देती थी, एजुकेशन पॉलिसी आती थी, साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिसी आती थी, दीगर पॉलिसीज़ आती थी। वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। अब सिर्फ एडोकिज़म पे बात की जाती है। बिजली का बुरान ख़त्म कर देंगे, आप उठा के देख लें, बयानात उठा के देख लें, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं अनाउंस की जाती, कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी अनाउंस नहीं की जाती। किसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं किया जाता, और किया जाता है तो कई साल लग जाते हैं। बाकी चीज़ें तो छोड़ें, यहाँ पुल जो है 1 साल के लिए 1 साल में बनना होता है, वो 5 साल लग जाते हैं उसके अंदर। तो बिजली, पानी, ये जो पीने का साफ पानी, डैम, ये सारी वो चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, ख़ासतौर पे डैम्स वगैरह। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म पॉलिसी किसी एक गवर्नमेंट ने कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कोई भी एक नेशनल पॉलिसी जो है अनाउंस की ही नहीं पिछले कई सालों से। आपको ये खौफ होता है कि मेरी हुकूमत 2 साल में जाएगी कि 2.5 साल में जाएगी, लिहाजा वल्नरेबल डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। जी अच्छी सड़कें बना दें, लोगों को नज़र आए, ऊपर जो है स्ट्रीट लाइट्स लगा दें, लोगों को नज़र आए कि जी अच्छा सा पुल बन गया है, रंगीन पुल बन गया है। लेकिन जो बेसिक इश्यूज़ हैं उन पर इसलिए तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि गवर्नमेंट जो होती हैं वो अपने आप को खुद इनसिक्योर फील करती हैं कि यार कल गवर्नमेंट चली जाएगी तो फिर क्या होगा, अगली गवर्नमेंट कब आएगी। ये जो हमने अपने जहनों में ये चीज़ें बैठा ली हैं, और किसी हद तक खैर हकीकत भी है कि चीज़ें हमने माजी में देखा है कि हुकूमतें कोई 2.5 साल, हम कहते तो हैं कि 3 मरतबा के वज़ीर आज़म, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो 3 मरतबा के वज़ीर आज़म 1 मरतबा 2.5 साल के लिए बने, 1 मरतबा 3 साल के लिए बने, इसी तरह दूसरों के वो करें। तो हमारे यहाँ तो टेन्योर्स मुश्किल से 2 गवर्नमेंट्स के पूरे हुए हैं, इसके अलावा तो टेन्योर किसी गवर्नमेंट का हमारे यहाँ पूरा ही नहीं हुआ। सिविलियन गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, और जिनको रूल का हक़ नहीं होता उनके 11 साल, 9 साल, 10 साल हुकूमतें करते हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि बेसिक पॉलिसी नहीं है तो हर क्राइसिस जो है वो डीप होता जा रहा है। आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे खड़ी हुई है। आपका पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, जहाँ सियासी जमातों के अपने इंतखाबात इस अंदाज में होते हों, वहाँ मुल्क के इंतखाबात कैसे होंगे। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एजुकेशन इंस्टेबिलिटी, हेल्थ इंस्टेबिलिटी, हमारे यहाँ पूरा जो अनसर्टेनिटी रिवॉल्व कर रही है, और अनसर्टेनिटी इज़ दी ओनली सर्टेनिटी इन पाकिस्तान। यानी जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो वाहिद यकीनी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर किसी गवर्नमेंट को, और यही वजह है कि आप बिजली का मसला नहीं हल कर पा रहे। आप देखें ना कि जो अपोजिशन होती है वो भी कोई ऑल्टरनेट प्लान नहीं देती, वो हुकूमत पे तनकीद पे सारा वक्त गुजार देती है, वो लोगों के सामने कोई ऑल्टरनेट प्लान्स के तौर पे सामने नहीं आते। अच्छी बात है, अली अमीन गंडापुर का अगर ये बातचीत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है पीटीआई की तरफ से ये उन पर सवालात नहीं उठने चाहिए। आप देखें कि वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं नहीं करते। वफाकी हुकूमत के साथ अगर वो वफाकी वज़रा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देखिए आपकी पॉलिटिकल पोजीशन बिल्कुल अलग होती है। आपकी एक सियासी पोजीशन है कि जी ये गवर्नमेंट जो है ये फॉर्म 47 की, वो आप पोजीशन रखें, उस पोजीशन पे अपने वर्कर्स को मोटिवेट भी करते रहें। लेकिन अगर एक सूबे में आपकी हुकूमत है तो खुदा के लिए चीफ मिनिस्टर को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल ना करें। वो काम तहरीक इंसाफ की सियासी जमात का वो है, वो उसको पकड़ें। चीफ मिनिस्टर को अपने सूबे में काम करना होता है, उसे जाके बातचीत करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर जिस तरह की टोन इस्तेमाल कर रहे थे, वो टोन चीफ मिनिस्टर को जेब नहीं देती। हमने माजी में भी देखा है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मोहतरमा वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान कभी चीफ सेक्रेटरी नया लगाया जाता था,
वो चीफ सेक्रेटरी कबूल नहीं करते थे, फिर आईजी लगाया जाता था, आईजी कबूल नहीं करते। इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी प्रॉब्लम हुई। जनाब नवाज साहब, बड़ी आपने वजाहत के साथ और अतर काज़मी साहब, मगर बात शायद मुझे यही लगती है कि जब ये ओलिगार्कीज़ का कब्ज़ा हो जाता है, ख़ानदान काबिज़ हो जाते हैं, तो फिर वो रियासत को अखाड़ा समझ के शायद खेलते होंगे। अल्लाह हमें से निजात दिलाए। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब, आपने अपनी कीमती और कीमती हालात से मैं नवाजा। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो तालीम जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, सबसे कीमती सरमायाकारी जो है वो तालीम होती है। तो क्या हम 30,000 प्राइमरी स्कूल्स की निजगारी कर रहे हैं या ये बेपर की और अफवाह है एक, और फिर कर रहे हैं तो 1.5 लाख असातिज़ा का क्या बनेगा? और जो असातिज़ा हमने नहीं रखे 6 साल से, कल भी एक खबर लगी हुई थी, तो क्या है तालीम का हमारा सेक्टर? करोड़ों बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर बैठे हैं। हमारे साथ हुकूमत की एक तालीम के हवाले से अहम शख्सियत होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है पंजाब के वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर हयात साहब। थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपने दूसरी दफ़ा में टाइम दिया। अच्छा हजूर, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, आपसे जब बात इससे पहले भी हुई थी कि 30,000 स्कूलों की, प्राइमरी स्कूल्स की निजकारी और 1.5 लाख असातिज़ा की जो है उनको शायद गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा। और उस पर खबर ये है कि उस असातिज़ा कुछ एहतजाजी तहरीक भी जो है वो उस पर तैयारी कर रहे हैं। और साथ ये कि हमारा आइन कहता है गालिबन 25A आर्टिकल, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो जो है वो 5-6 साल से लेके 15 साल तक इट्स बाइंडिंग ऑन द स्टेट के और गवर्नमेंट के वो बच्चों को एक मियारी तालीम दे। व्हाट आर द रियल प्लान्स? ये र्यूमर्स हैं, असल कहानी क्या है, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो सके। राना साहब। सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन बिकॉज आपने हमेशा तालीम के टॉपिक को बड़ा इंपॉर्टेंट लिया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोसाइटी का, और हमेशा मौका देते हैं मुझे बात करने का इस पे। सर इसमें एक्चुअली पहली तो बात है ये दोनों खबरें ही गलत हैं। कोई 1.5 लाख टीचर्स को गोल्डन हैंडशेक हम नहीं दे रहे और कोई हम 30,000 स्कूल्स प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। अच्छा देखिए, इसमें अब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि करीबन 1 करोड़ 19 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे जब हमने चार्ज लिया। उसमें से 19 लाख बच्चे करीबन फेक एंट्रीज डिटर्मिन हुई, 5वां हिस्सा। उसके बाद 30 लाख के करीब बच्चे पेफ में पढ़ते हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, और ये कोई 20 साल पुराना इदारा है। इसमें क्या होता है कि आपका स्कूल, अगर आप प्राइवेट भी आपने बनाया हुआ है, आपको गवर्नमेंट पर चाइल्ड पैसे देती है और आप उससे टीचर्स हायर करके उस स्कूल चलाते हैं, तो उसमें भी 30 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। उसकी कॉस्ट है करीबन 600-700 रुपये, 800 रुपये के ब्रैकेट में पर चाइल्ड। और एक पीमा इदारा है जो कि बनाया गया, और उसमें करीबन 3,000 के करीब स्कूल्स, गवर्नमेंट के स्कूल्स, जिसके हालात अच्छे नहीं है। सो फॉर इंस्टेंस हमने डिटर्मिन किया कि मसले कहाँ हैं। 1 लाख टीचर्स अभी चाहिए, 3.5 लाख टीचर्स ऑलरेडी हैं, 521 अरब रुपए लग रहे हैं। टैक्स पेयर्स बनी है जिसमें आपकी भी ऑब्वियसली एज एंकर कंट्रीब्यूशन होगी आपके टैक्स पेयर्स बनी से। बच्चे बाहर का कैफ उस क्वालिटी के नहीं पढ़ रहे। कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स की शॉर्टेज है, एब्सोल्युटली ये चीज़ उसमें टीचर्स का गुनाह नहीं है। बट हमने सिर्फ क्या किया, इसमें 3-4 स्मार्ट पॉलिसीज। सो गवर्नमेंट को बच्चा पढ़ रहा है 3,000 रुपये से ज़्यादा, पेफ में बच्चा कॉस्ट कर रहा है 800 रुपये, उसके कंपोनेंट्स को बेहतर किया है। उसमें अच्छे स्कूल्स भी हैं, परफॉर्मिंग कुछ लोग बहुत अच्छे चला रहे हैं और कुछ बहुत अच्छे नहीं चला रहे, तो उसके भी डिफ्रेंशिएट किए कि आपको अब पैसे 800 की जगह 800 से 1500 तक मिलेंगे, 1700 तक मिलेंगे, बट अगेंस्ट सर्टेन KPIs। आपने इनरोलमेंट डबल की हो, मिल जाए। ये क्या बात हुई, एक ने 100 से बच्चे 600 कर दिए और एक ने 100 के 100 पे रहने दिए, दोनों को बराबर आप पैसे दे रहे हैं। जज़ा सजा कहाँ गई, उसके लिए मोटिवेशन क्या है? अच्छा राना साहब, माफी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कम वक्त में ज्यादा आपकी बातें क्लियर। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सिर्फ गुजारिश मुख्तसर 1-2 मिनट रह गए। अच्छा, हमने इसे स्मार्टली एड्रेस कैसे किया है कि वो स्कूल जहां पे बच्चे 50 या 50 से कम है, अब ऑब्वियसली स्कूल पे करोड़ों रुपया लगा, उसे चलाने पे लाखों रुपए महीने के लगते हैं, उसके अगेंस्ट जो भी चीजें गवर्नमेंट दे रही है, बच्चे बाहर के 50 से कम है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े काबिल लोग हैं, सब पाकिस्तानी हैं।
सब बच्चियों ने डिग्रियां ली हुई हैं, घरों में बैठी हुई हैं, चलाती हैं, चाहती हैं स्कूल चलाना, कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, नौजवान डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। तो हमने वो स्कूल्स पहले फेज में जो नॉन परफॉर्मिंग है सर, हमारे पास है ना 48,000 स्कूल, बाकी को हम अच्छा बेहतर करके चलाते हैं। उनमें से जो 15,000 टीचर्स हैं, 20,000 उन्हें इधर लाएंगे इवेंचुअली, यहाँ पे टीचर्स शॉर्टेज एड्रेस होगी। 35,000 मजीद टीचर्स चाहिए थे उन स्कूल्स में, अगर आप उन्हें चलाते उन 8-10 हज़ार स्कूल्स को जो नॉन परफॉर्मिंग है, उनके लिए 40 अरब चाहिए। क्यों लगा रहे हैं ये पैसे? टैक्स पेयर्स बनी है। नहीं, फिर आप इसका मतलब ये कि आउटसोर्स कर रहे हैं करेंगे, बट उन स्कूल्स में नहीं सर। हम ईएमओ देखें, वो हमारी मलकियत है, हमारी मलकियत है, हम ईएमओ। सो एजुकेशन में कुछ इदारे ऐसे हैं जो इदारे चलाते हैं, जिस तरह खूवत है, दे हैव डन रियली वेल, बीकन हाउस है, दे हैव डन रियली वेल इन आवर पीमा स्कूल्स। कुछ ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, तो जिन्होंने नहीं किया उन्हें निकाल रहे हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उन्हें कह रहे हैं कि अच्छा 50 से कम वाले में तुम लेना चाहते हो तुम ले लो। नौजवानों को मौका दे रहे हैं कि उस गांव उसमें फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? 76 साल से देखिए फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? आप स्ट्रक्चर सर जिस तरह मैंने बताया, देते हैं किसी और को देते हैं, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं होगा, और उसमें सारी की सारी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है। 1 रुपया भी किसी को चार्ज नहीं होगा। मॉडल सिर्फ ये बेहतर बनाया कि 800 रुपए से लेके 1600-1700 रुपए तक हम उस नौजवान को या उस इदारे को या उस एनजीओ को जो वो चला रही है देंगे अगेंस्ट देयर परफॉर्मेंस। तो अगर प्राइमरी स्कूल है, उन्होंने एलिमेंट्री, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की ओनरशिप में रहेगी? जी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ही मॉनिटर भी हम ही करेंगे, मॉनिटर भी हम ही करेंगे, पेमेंट्स भी हम करेंगे, ऑडिट्स भी हम करेंगे। चलाने के लिए बार कैफ हमने प्राइवेट सेक्टर से नौजवान बहनों और भाइयों को ये मौका दिया है कि आए, तालीम में स्कूल चलाना इतना मुश्किल नहीं है। व्हाट इज द इंसेंटिव फॉर दोज जो प्राइवेट सेक्टर से हमारे बहन भाई आ रहे हैं? 1000 बच्चा पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में 50 नहीं पढ़ रहे, उनको क्या इंसेंटिव कर रहे हैं? उनको क्या इंसेंटिव दे रहे हैं जिनके हैंड ओवर आप कर रहे हैं? सर देखिए, आपको उन्हें ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो लेट से मेरे गांव का स्कूल है, मैं वो चलाना चाहता हूं, मेरे पास एक अच्छी डिग्री है, तो मैं उन्हें इंसेंटिव दे रहा हूं कि एक तो पर चाइल्ड उन्हें जो बच्चे की कॉस्ट है वो गवर्नमेंट देगी अगेंस्ट देयर परफॉर्मेंस। अच्छा काम करेंगे और पैसे मिलेंगे, और उसके अंदर बनी बनाई बिल्डिंग मिल गई, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिल गया, 100 बच्चे एनरोल्ड या 50 बच्चे एनरोल्ड मिल गए, फर्नीचर मिल गया, तो कैपिटल कॉस्ट जो सबसे बड़ा राना साहब एक और भी है, एक और भी बहुत बड़ा इशू है कि इस तमाम, ठीक है ये एजुकेशन ठीक होनी चाहिए, और आप जानते हैं इट इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन एनी सोसाइटी। 1.5 करोड़ बच्चा अभी तक बाहर बैठा हुआ है, प्राइवेट स्कूलों ने ऊधम मचा रखा है, वो फीस और हेरोइन में इतने पैसे नहीं हैं, इतने मतलब ड्रग में, प्रॉपर्टी में नहीं है पैसे जितने प्राइवेट स्कूल ऑलरेडी कमा रहे हैं, और कोई रेगुलेटरी रिजीम नहीं है। आप तो चले अब आए हैं, मैं आपसे तो गिला नहीं करता, मगर मेरा अपना ज़ाती स्कूल जहाँ मैं मुफ्त पढ़ा था, गवर्नमेंट हाई स्कूल चकवाल में, अब उसकी 4-5 हज़ार 3 हज़ार फीस देनी पड़ती है। तो हम इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए बार बार आपसे पूछ रहे हैं। नहीं सर, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। देखिए उन मसाइल का मेरे वालिद साहब भी मुझे और सारे बुजुर्ग कहते हैं कि वो टीचर्स जो 20-20 दिन बच्चों को अब स्कूल के अंदर ही रखते थे, बोर्डिंग्स बने हुए थे उन पुराने स्कूलों के अंदर कि बच्चे पास हो सके, ग्रेजुएट हो सके। अब आपके पास इनफ्लो बहुत बड़ा है, बट आपने जरा तालीम क्वालिटी की भी देनी है ना, वो बच्चा प्लेस भी हो जाए। तो वो बैचलर्स किया तो उसने हुआ है, बट उसे देखने में नजर नहीं आता कि उसने बैचलर्स किया हुआ है, उसके पास स्किल सेट नहीं है, उस तरफ भी जा रहे हैं। बट इस चीज को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है। देखें कि एक फिगर 1 करोड़ बच्चों को पढ़ाने के लिए आप 450 अरब रुपए टैक्स पेयर्स मनी के लगा रहे हैं जो हमारे सरकारी स्कूल है, और 35 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए आप 40 अरब लगा रहे हैं, जो कि पे फॉर पीमा का मॉडल है। अब वो 50% पे पहुंचने वाले हैं सरकारी स्कूलों के, वो भी टीचर्स हैं, वो भी मेहनत करते हैं, उनमें भी सारी सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स हैं उन्हें भी तो टीचर्स कंसिडर करें ना यार, वो भी तो नहीं, ये नहीं आपने वजाहत की कि ये जो मौका मिल रहा है, ऑलरेडी जो टीचर हैं ये किधर जाएंगे? विल दे बी आल्सो? जो हमारे पास ये कहते हैं 1,15,000 टीचर कम है, तो उन्हें वहां लेके जाएंगे ना। और ज्यादा तादाद ऐसी है कि इन स्कूलों में ये 0 टीचर हैं, मतलब है ही नहीं, या साहब मैं 3 बातें गिना दूं जो आपने वादे किए हैं। मैं रिकॉर्ड पे 3 चीजें ले आऊं। जी सर। बच्चे जो हैं उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी, टीचर्स बेरोजगार नहीं होंगे,
तमाम जो अरब रुपए की प्रॉपर्टी है रियासत की, वो रियासत के कंट्रोल में रहेगी। एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग दिस? यू आर राइट एंड एड वन मोर पॉइंट, उसकी चेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग हर महीने वो भी रियासत की जिम्मेदारी है, हमारे ही अफसरान करेंगे। अच्छा राना साहब, मैं एक और बात फर्दी से ये फूड ऑफ थॉट समझ लें, मैंने बड़ी क्लोजली वॉच किया है, ये हमारे हमसाए में केजरीवाल का मॉडल जो मैंने इस्तेमाल किया है, वहाँ मैंने देखा है कि लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चे उठा के उनको सरकारी स्कूलों में ला रहे हैं। उसने यहाँ तक कर दिया है कि इवन अ फादर और अ पेरेंट और अ गार्डियन के उसके कैमरे में वो अपने बच्चे को सारा दिन देख भी सकता है, और वो उसने पब्लिक सेक्टर में किया है। वाई कांट वी? Sir, I would like to request that after a year exactly that we are doing this program, we will inshallah have done better than Kejriwal. उसने कोई दुनिया की बहुत बड़ी कमाल चीज़ नहीं की, बट आप ये देखें ना कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि वो माँ बाप को कमाई करके ला के देता है। तो आप भी जापान के मॉडल पे स्किल सिखानी शुरू कर दें। खुद ही जब दुनिया आपसे मांग रही है, बाय द वे दिस इज अ फैक्ट, दुनिया कह रही है कि HR दो, हम ट्रेन करके बच्चे नहीं दे पा रहे, उस क्वालिटी की तालीम नहीं दे पा रहे, तो इसमें स्किल्स में भी IT की रेवोल्यूशन को हम लेके आ रहे हैं इसे एड्रेस करने के लिए, यंगस्टर का फैक्टर। बट प्राइवेट स्कूल्स का मसला जो आपने कहा वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसे भी एड्रेस करने का यही तरीका है। देखें, यही यंग नौजवान लड़के और लड़कियां उन स्कूल्स में जाके उन स्कूल्स को उठाते हैं। आपने जब इन्हें मौका दे दिया अपने नॉन परफॉर्मिंग स्कूल्स में, ये हीरोज बनेंगे, वो स्कूल्स चलेंगे, और उसके बाद जब आपकी क्वालिटी बेहतर होगी तो नेचुरली प्राइवेट स्कूल्स का तो मॉडल है ना कि बच्चे फीस देंगे तो प्रॉफिट होगा। बच्चे 200 चले गए, मुझसे कॉमनली बात कही जाती है, मिन्नतें करेंगे जब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, और इंशाल्लाह आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड दैट वी विल आउट परफॉर्म द केजरीवाल मॉडल। एक बात कही जाती है हमसे, और आप माशाल्लाह वन ऑफ द एजुकेटेड मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द कैबिनेट, लोग कहते हैं तब तक ना स्कूल ठीक होंगे, तब तक ना आपके हॉस्पिटल ठीक होंगे, जब तक आपकी रूलिंग इशराफिया जो है वो उन अस्पतालों में इलाज ना करवाए, या उन अस्पतालों में हम तो अपने बच्चे एचईएसएन में भेजते हैं, हम तो अपने बच्चे उन एलीट यानी स्कूलों में भेजते हैं, तो नीचे तो बर्बादी है। हाँ सर, मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने यही चीज़ की एक दिन, और मुझे सिर्फ ये वाहिद चीज़ उन्होंने कही थी कि मैं एजुकेशन की मिनिस्ट्री से ये एक्सपेक्ट करूँगी सिकंदर कि 5 साल बाद जब तुम यू आर द आउटगोइंग मिनिस्टर, तो तुम सेफली अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल करा सको। स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, एंड आई वुड लाइक टू, बिकॉज आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन, 37 years of age, एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम इन द पार्लियामेंट, आई वॉन्ट टू पे बैक टू दिस कंट्री, बट देर इज़ अ प्रायर मॉडल। मैंने एज चेयरमैन ज़िला काउंसिल सर्व किया है, और तब हमारा ज़िला, आप ये फैक्ट चेक कर सकते हैं कि इस दुनिया में नौजवान अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। 18वें नंबर पे तालीमी दर्जा बंदी में था 2016-17 में, हम 11 महीने में उसे पहले नंबर पे लाए थे, और 1.5 साल पहला नंबर। फिर वही लंबी बहस के इमरान खान साहब ने लोकल गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। तो विल है, ये याद रखें कि 62% आपकी आबादी 35 साल से कम लोगों की है। अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। आप IT देखें, आपकी एक्सपोर्ट्स 3 साल में $1 बिलियन से 3 बिलियन पे चली गई हैं। टेक्सटाइल की सब्सिडी का वो पैसा देना IT को आप, एंड देन यू टॉक टू द वर्ल्ड, बिकॉज द डिमांड इज देयर। प्राइवेट सेक्टर में नेटसोल जैसे इदारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सक रहे। 76 साल हो गए। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं विद द फेडरल गवर्नमेंट। गूगल इज कमिंग टू पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ टू ट्रेन 300 and certify 300,000 kids, 4,000 टीचर्स, बिकॉज जो दुनिया को चाहिए वो पढ़ाते हैं। राना साहब, दुनिया से कनेक्ट होकर आपके वादों पे यकीन भी करते हैं, एतबार भी करते हैं, और हम इंतज़ार भी करेंगे अल्लाह ताला हमें 5 साल ज़िंदगी दे, और जब आप जाएँ आउट गोइंग हो आपकी पार्लियामेंट, तो जो बच्चे LGS में पढ़ते हैं और जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अल्लाह करे ये ख्वाब हमारा शर्मिंदा ताबीर हो। राना सिकंदर याद साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ थे जनाब वज़ीर तालीम पंजाब। बहरहाल उन्होंने अच्छी बातें की, हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे। कुछ खदशात थे जो उन्होंने हमारे दूर भी किए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।